हाय एवरीवन। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 116। ठीक है, तो इंडियाज 116 में लीज का मतलब दे रखा है। लीज का मतलब क्या होता है गाइस, जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट देता है आपके आइडेंटिफाइड राइट्स को यूज करने का। ठीक है, कि हम उसके यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका राइट जो देता है वो लेस। ठीक है, लीज होती है। ठीक है, टू लेस यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले में। ठीक है, तो इसमें दो जो आपकी लीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक होती है इंसेप्शन डेट ऑफ लीज, एक होती है कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज। इंसेप्शन डेट ऑफ लीज वो वाली डेट होती है जब हमारी बातें चल रही हैं। ठीक है, लीज के एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, क्लॉजेस पढ़े जा रहे हैं, सब हो रहा है। ठीक है, कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जब वो जो एसेट्स होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब आपको मान लो बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दी जा रही है उस दिन से। जैसे मान लो कि 1 फरवरी को हमने तय किया कि हम लोग चलो लीज पे एंटर करते हैं, तो आप एग्रीमेंट बना देना, ड्राफ्ट वगैरह ये सब रेडी होता है, तो चीज़ इतनी भी सारी होती हैं। और 1 फरवरी को हमने डिसाइड किया कि हम 1 मार्च से आपकी बिल्डिंग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 1 मार्च होगी, ठीक है, जब मेरा ट्रांसफ़र मुझे मिल जाएगा एसेट्स का, बिल्डिंग का, तो वो डेट जो होगी वो कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ इशू होगी, कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज होगी। और वही जो डेट होगी तभी से हमकी अकाउंटिंग चालू हो जाएगी। तो अकाउंटिंग केस में क्या होता है गाइज इसमें, क्योंकि अब देखो दो चीज़ें हो रही हैं। जो भी लेसी है, मेन होता है लेसी। यहाँ पे जो आपके जितने भी क्वेश्चन है मेनली जो आएंगे वो लेसी के लिए आएंगे, और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो लेसी, लेसी मतलब जिसने किराए पर लिया है, जो जिसको किराया देना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो लेसी के केस में क्या होता है गाइस, कि लेसी के केस में उसको एक चीज़ मिल रही है। सबसे पहले उसको मान लीजिए 10 साल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 साल के लिए बिल्डिंग को, ठीक है, यूज़ करने का राइट मिल गया है। तो मुझे 10 सालों के बिल्डिंग को यूज़ करने का राइट मिल गया, तो वो एसेट्स हो गई मेरी। बट ऑन द अदर हैंड मुझे लायबिलिटी भी है मेरी। 10 साल तक मुझे चुकता पैसे करने पड़ेंगे, हर महीने मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरफ लायबिलिटी हो गई, एक तरफ एसेट्स हो गई। तो आप क्या करोगे, लेसी शैल इनिशिएट रिकॉग्नाइज द लीज लायबिलिटी एंड रिलेटेड आरयू एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट एज फॉलोज। एसेट है तो डेबिट होगा और लायबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगा, तो आरयू एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, है ना। अब इसमें अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट डेफिनेटली आएगा कि हमें हर, ठीक है, हर साल, फॉर एग्जाम्पल हर साल हमें 2-2 लाख रुपए देने हैं, और 10 सालों के लिए दो देने हैं, तो 20 लाख रुपए देने हैं। लेकिन क्योंकि मैं आज 20 लाख पे से रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो है, कि फेयर वैल्यू कितने होगी, है ना। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे कि आज हमारी प्रेजेंट फेयर वैल्यू कितनी होगी इस राइट की, ठीक है, और इस लीज लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू, तो वही हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें लिखा है लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी एट पीवी ऑफ लीज पेमेंट टू बी मेड बाय द लेसर ओवर द लीज टर्म्स बाय यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करके, कौन सी डिस्काउंटिंग रेट, जो कि वो डिस्काउंटिंग रेट जो कि क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रहती है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आप इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लोगे। ठीक है, तो लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन ऐसी होगी मोटेशन टेबल की तरह, जो कि हमने इंडियाज 109 में देखी थी। ठीक है, तो ईयर्स आएंगे, लीज पेमेंट आएगा, पीवीएफ आएगी और पीवी ऑफ लीज पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2-2 लाख रुपये आ जाएगा 10 सालों के लिए, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका। और डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका मान लीजिए इंक्रीमेंटल बोरोइंग, मान लीजिए इम्प्लिसिट रेट जो 10% है, तो पीवी आ जाएगा, और पीवी फैक्टर आ जाएगा, और फिर पीवी आ जाएगी लीज पेमेंट की। ठीक है, तो चार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द लीज टर्म, ठीक है, ऑन दिस लीज लायबिलिटी टू अनवाइंड द डिस्काउंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते जाएंगे। ठीक है, लीज लायबिलिटी में, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लीज लायबिलिटी, हर साल ये एंट्री होगी। और लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, जो हम पैसा दे रहे हैं लीज पेमेंट का, ठीक है, वो होगी लीज लायबिलिटी केस में। तो कैलकुलेशन फाइनेंस कॉस्ट एंड लीज लायबिलिटी यूजिंग अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, ईयर होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी होगी, इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेशन होगा, फिर एक्चुअल पेमेंट इंटरेस्ट लीज का होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर राइट ऑफ यूज एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आर यू एसेट्स इनिशियली रिकॉग्नाइजेज कॉस्ट। ठीक है, जो भी कॉस्ट आ रही है उस पर रिकॉर्ड होती है। लेकिन आर यू की एसेट्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, लीज लायबिलिटी अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज अबव। ठीक है, जो भी लीज लाइट अमाउंट आ रहा है वो आ जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा गाइस, इसमें ना लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट डेट। ठीक है, तो जो भी हमने लीज पेमेंट किए हैं कमेंसमेंट डेट से, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 लाख तो अभी पकड़ ले, ठीक है, लीज पेमेंट अभी पकड़ लें मुझसे, तो क्या होगा, वो जो 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, कमेंसमेंट डेट से जो पहले हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा आर यू एसेट्स का। क्यों, क्योंकि वो जो राइट को यूज़ करने का राइट था, मतलब जो एसेट्स थी वो हमने
प्रेजेंट वैल्यू तो निकाली, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल के लिए और पैसा दे दिया, तो लीज़ पेमेंट कर दिया हमने प्रेफरेंस में, तो वो भी ऐड हो जाता है। लीज़ इंसेंटिव रिसीव फॉर कमेंसमेंट, कैशबैक मिल गया मुझे, ठीक है। मान लो मुझे कैशबैक मिल गया इसमें, कि उसने कहा कि आप क्योंकि 10 साल के लिए लीज़ ले रहे हो, लेसर बोल रहे हैं मुझसे, तो आप कैशबैक ले लो मुझसे, 10,000 का डिस्काउंट ले लो, ठीक है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर, मैंने कोई आरओ एसेट्स पे कोई एसेट्स, मान लीजिए मेरे को कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस डलवाने पड़े, मशीन मैंने लीज़ पे ली है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए उसके, तो वो ऐड हो जाएगी। पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे मैंने जिससे बिल्डिंग ली है उसने कहा है कि आप अपना मशीन का काम आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ से इस्टेब्लिश करोगे, लेकिन जब मुझे दोगे तो ये सारा अनइंस्टॉल करा के एज इट इज़ दे देना जैसे मैंने आपको दिया था, सिंपल बात है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, मशीन्स निकलवानी पड़ेगी मुझे जब 10 साल बाद में यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, तो उसकी भी जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये करके हमारी आरयू एसेट्स बनेगी। अब डेप्रिसिएशन जो होगा आरयू एसेट्स पे चार्ज और आरयू से ओवर द लीज टर्म यूजिंग एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड मतलब मान लो 10 साल है, मेरी आरयू एसेट्स आ रही है 20 लाख की, तो 2-2 लाख रुपए जो होंगे वो हर साल एंट्री में डेप्रिशिएट हो जाएंगे, तो डेप्रिशिएशन डेबिट टू आरयू एसेट्स हो जाएगी। लेकिन जनरली कंपनी में जो होता है वो क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन, आरयू एसेट्स ग्रॉस ब्लॉक पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। बट इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज, ठीक है, देन डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। अगर मान लीजिए कि वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो इस बिल्डिंग को ही खरीद लेगा 10 साल बाद, या उस मशीन को खरीद लेगा जो लीज पे ली है 10 साल बाद, तो फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगी वो यूजफुल लाइफ पे होगी, ठीक है। तब वो आपकी पूरी तरह से एसेट्स मान ली जाएगी, आप उसे एसेट्स मान लोगे, अपनी ओनरशिप मान लोगे उस पर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ईच बैलेंस शीट इन आरयू एसेट्स कैन बी शोन इन कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, जो जैसे जो कि पीपी में लिखा भी हुआ है, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल। लीज पेमेंट नोट इसमें लिखा हुआ है, लीज पेमेंट इट मीन्स पेमेंट मेड बाय द लेसी ओवर द लीज टर्म्स टू द लेसर, ठीक है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, ठीक है, लीज पेमेंट में क्या क्या आता है आपका। लीज पेमेंट में जैसे मैंने आपको एग्जांपल है 10-10 लाख रुपए, सॉरी 2-2 लाख रुपए हमारे हर साल जा रहे हैं, ठीक है, तो वही लीज पेमेंट हो गया। लेकिन इसमें फिक्स पेमेंट भी आ जाता है, लेस, ठीक है, लीज इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम लेसर, ठीक है, वो माइनस हो जाता है आपका। और पेमेंट लिंक टू इंटरेस्ट रेट और इंडेक्स, जिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई और इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंक्लूडिंग यूजिंग इंटरेस्ट रेट और इंडेक्स प्रिवेलिंग ऑन लीज कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गाइस मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल लेसर आ गया मेरे पास और उसने बोला कि देखो यार 10 साल में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी, है ना। अब 10 साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ठीक है, अब फिक्स, ठीक है, अल्टीमेटली 10 साल में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मेरे को तो घाटा है ना। अगर मैं अपनी ब्याज जो पैसा है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर यही मैं कहीं और लगाता तो मुझे इंटरेस्ट कम आ रहा होता अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन को बीट करना होगा ना, तो तो फिर वो क्या करता है, लेसर क्या करता है, लेसर ना उसको इंटरेस्ट रेट से लिंक कर देता है कि जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है उसको आप हर साल बढ़ाते जाना और मेरे को पे करते जाना, इससे मेरा इन्फ्लेशन हैज हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लीज पेमेंट्स आर 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years, इट विल इंक्रीज बाय लिबर रेट फॉर ईच ईयर, एट कमेंसमेंट डेट लिबर इज 2%। तो क्योंकि हम कमेंसमेंट डेट पे जो भी लेबर चल रही है या इंटरेस्ट रेट चल रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है, हम वही मान लेंगे और उसी को अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। तो लीज पेमेंट फर्स्ट ईयर में क्या होगी 1 लाख, सेकेंड ईयर में क्या होगी 1 लाख प्लस 2%, थर्ड ईयर में भी 1 लाख प्लस 2%, ऐसे ही 1 प्लस जो भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है उसका 2% होता जाएगा, ठीक है। तो वो भी होता है लीज पेमेंट में। एग्जाम्पल 2 है, लीज पेमेंट आर 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 year, इट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन सीपीआई ऑफ ईच ईयर एट कमेंसमेंट डेट सीपीआई इज 280। तो लीज पेमेंट फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा 1 लाख मल्टीप्लाई 280/280, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख मल्टीप्लाई 280/280, यही मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या था जब सीपीआई चल रहा था 280, और अब अभी भी क्या है 280 कमेंसमेंट डेट पे भी, तो यही चलेगा। तो 1-1 लाख आ जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ एसेट्स अंडर परचेज ऑप्शन, इट इज रीजनबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस भी आ जाएगा, अगर आप सर्टेन हो कि आप एक्सरसाइज करोगे इसको तो आपकी लीज पेमेंट में वो भी ऐड हो जाएगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी एट द एंड ऑफ द लीज, ठीक है। अब इसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या मतलब क्या है, इसमें का मतलब है गाइस कि लीज, मान लीजिए मैंने कोई मशीन दी है, ठीक है, लीज पे, ठीक है, मतलब मैंने कोई मशीन ली है लीज पे, ठीक है।
उस मशीन की वैल्यू जो मैंने ली थी लेसर से किराए पे, कि मशीन का मैं यूज़ करूँगी, तो उस टाइम पे वैल्यू उसकी 20 लाख थी। ठीक है, ठीक है, लेसर सोच रहा था कि 10 साल यूज़ कर लेगा तो ठीक है, मतलब 10 साल यूज़ करके इसकी वैल्यू मुझे तो 2.5 लाख रुपए तो कवर हो ही जाएंगे इससे, है ना, 10 साल बाद ये यूज़ करके देगा। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली, ठीक है, लेसर को पता है कि भाई कहीं ना कहीं क्योंकि ये यूज़ हो जाएगी 10 सालों में, तो लेबर भी यूज़ करेगी इसको। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन में जितने की सोच रहा हूँ उतनी नहीं बिक पाएगी। अगर ये मेरे पास रहती तो बिक जाती, है ना। तो क्या होगा, वो गारंटीड अमाउंट उससे प्लेसी से बात करेगा, मतलब मुझसे मेरे पास आया बात करने और उसने बोला कि भाई साहब, एक मतलब बहन जी एक चीज़ सुनो आप, कि भाई 10 साल बाद इसकी वैल्यू 2.5 लाख में मैं बेच देता अगर मेरे पास होती, लेकिन आपके पास है और आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो ये ठीक है, मुझे मालूम है कि ये 1 लाख से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे कम से कम आप गारंटी दीजिए जितने भी कम वैल्यू में बिकेगी ये, जितना भी 2.5 लाख से भी कम पड़ेगा जितना भी, तो उतना गैप और उतना डिफरेंस आप मुझे दे दोगे। ठीक है, तो ये भी आप एग्रीमेंट में लिखवा लो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होगी गारंटी रेजिड वैल्यू। ठीक है, तो वो आपके लीज पेमेंट में ऐड हो जाएगी, उसकी जो भी पीवी आएगी वो गारंटी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। लीज टर्म नॉर्मल मैंडेटरी पीरियड ऑफ लीज एक्सपेक्टेड रिन्यूअल पीरियड। ठीक है, लीज टर्म में क्या होता है, नॉर्मल मैंडेटरी पीरियड ऑफ लीज होते हैं कि 10 सालों तक तो है ही है, और अगर कुछ रिन्यूअल कराया तो वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट टू बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग पीवी ऑफ लीज पेमेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी हम इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट को देंगे लीज कॉन्ट्रैक्ट में। इट्स अ रेट एट विच पीवी ऑफ लीज पेमेंट मेड बाय द लेसी। ठीक है, लीज पेमेंट का पीवी में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगा, अनगारंटीड नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द लीज। ठीक है, गारंटीड मीन जो पैसा लेसर को रिकवर नहीं हो पाया मार्केट से, ठीक है, लेसी से चार्ज करेगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो गाइस ऐसे। ठीक है, सेकेंड है जनरल एंट्री अकाउंटिंग क्या होगी, जनरल एंट्री कमेंसमेंट डेट पे, तो ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, आर यू एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहूँ तो हाँ, लेकिन अगर इसमें हमने कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, और अगर हमने कमेंसमेंट से पहले लीज पे पेमेंट किया तो टू बैंक भी आ जाएगा, और अगर हमने इंसेंटिव रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट भी आ जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर अन फॉर अनवाइंडिंग डिस्काउंट ऑन लीज लाइबिलिटी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आर यू, डेप्रिसिएशन डेबिट टू आर यू एसेट्स। ठीक है, तो हम डिस्काउंट मतलब जो हमने ऊपर अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, इंटरेस्ट की। ठीक है, यही वाला इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हो रही है हमारी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, हम लीज लाइबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अनवाइंड करते जा रहे हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू आर यू एसेट्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लीज। ठीक है, तो पेमेंट कर रहे हैं हम लीज का, जो कि हमारा वीकली सॉरी जो कि हमारा मंथली जा रहा है या ईयरली जा रहा है, जैसे 2 लाख रुपए को मैंने एग्जाम्पल दिया था ईयरली का, तो लीज लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब स्टेप टू बी फॉलोड, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स में। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, लीज लाइबिलिटी निकालेंगे। दूसरा हम आर यू एसेट्स की कैलकुलेशन निकालेंगे। तीसरा हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, मतलब टेबल बनेगी। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट मतलब अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, लीज लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस, फिर जनरल एंट्री पास कर देंगे, तो यही होगा। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ए लिमिटेड टेक्स एन इक्विपमेंट ऑन लीज फॉर 3 years, लीज पेमेंट आर 1 लाख टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, पास जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर इन ए लिमिटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 साल के लिए है। ठीक है, लीज पेमेंट 1 लाख है, तो सबसे पहले क्या था स्टेप में गाइस, सबसे पहले ये था कि लीज लाइबिलिटी निकालो भाई, है ना। तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि लीज लाइबिलिटी एक लाख 1 लाख 1 लाख फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और आपका डिस्काउंट रेट 10%, तो 10% डिस्काउंटिंग रेट से आप कैलकुलेट करोगे 1 लाख 10% डिस्काउंटिंग रेट, तो आपका पीवी आ जाएगा लीज पेमेंट का 2,48,600। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, आर ओ एसेट्स निकालोगे। आर ओ एसेट्स भी सेम होंगी क्योंकि इसमें और कुछ एडिशनल इंसेंटिव तो दे नहीं रखा है ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा क्या आएगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी। पहले डेप्रिसिएशन की टेबल बनेगी, तो डेप्रिसिएशन में क्या है 2,48,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये एस एल एम बेस पर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर यू एसेट्स आ जाएगा। ऐसे अमोर्टाइजेशन टेबल आप इंटरेस्ट की बनाओगे।
ठीक है। मॉडरेशन टेबल इंटरेस्ट की बनाओगे तो 2,48,000 और ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% का, तो 10% उसका कैलकुलेट करके और इंटरेस्ट पेमेंट लीज का पेमेंट हो कितना रहा है 1 लाख, तो वो माइनस करके आपका कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर स्टेप 5 है आपका फर्स्ट ईयर कमेंसमेंट डेट पे एक एंट्री होगी आर यू एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ये वाली गाइस, ठीक है। ठीक है, ये वाली एंट्री होगी आपकी। ठीक है, ये वाली एंट्री होगी। ठीक है गाइस, ये वाली एंट्री होगी आपकी। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट हमने बढ़ा दी, आर यू एसेट कर दी, फिर फाइनेंस कॉस्ट से हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू लीज लायबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो 24,860। ठीक है, हमने 10% निकाला था ऊपर, 24,860, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू लीज लायबिलिटी हो गई। फिर क्या किया हमने ऊपर गाइस, हमने देखा कि ऊपर क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू आर यू एसेट्स। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन डेबिट टू आर यू एसेट्स हो गया, और फिर लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक कितना जा रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो गई। अब आता है गाइस हमारा अकाउंटिंग इन ऑफ लीज मॉडिफिकेशन इन बुक्स। ठीक है, ये आ रहा है हमारा अकाउंटिंग फॉर लीज मॉडिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक्स में अगर लीज मॉडिफाई हो जाए तो क्या हो सकता है। लीज मॉडिफिकेशन मतलब एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंज होना है, लीज टर्म चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, लीज पेमेंट चेंज हो सकता है। इफ मॉडिफिकेशन लीज कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन एरिया और इंक्रीज इन लीज टर्म विद स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइसेस, अगर ऐसे इंक्रीज एरिया के एसएसपी, ठीक है, एसएसपी के साथ, मतलब जो भी आपका इंक्रीज एरिया का एसएसपी होता है, ठीक है, वो माना जाता है, और एरिया में भी बढ़ोतरी हो रही है, एरिया में बढ़ेगा डेफिनेटली आपका, एरिया बढ़ेगा तो आपका जो प्राइस है लीज का वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो मार्केट में प्राइस है वही आपको दिया जा रहा है, तो उस केस में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, और वो सेपरेट आपके आर यू एसेट्स और लीज लायबिलिटी क्रिएट होंगी। लेकिन अगर आपको एसएसपी पे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये कंसेप्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन लीज टर्म। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया लीज टर्म, जब आपकी इंक्रीज हो रही है एरिया और लीज टर्म में, या फिर आपका पेमेंट में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब लीज टर्म में बढ़ोतरी होगी, या फिर एरिया और लीज टर्म्स में लीज पेमेंट में बढ़ोतरी होगी, एरिया बढ़ेगा तो लीज पेमेंट भी खुद ही बढ़ेगा। ठीक है, नो डाउट। तो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको राइट और मिल रहा है। ठीक है, और मिल रहा है ना। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज लीज पेमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज पेमेंट होने से ओनरशिप चेंज नहीं हो पा रही है, मतलब जो राइट है आपका वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन राइट का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केस ए अप्लाई हो जाएगा। और अगर लीज टर्म में डिक्रीज है, मान लो कि 10 साल की थी 8 साल करवा दी, या एरिया और लीज पेमेंट, एरिया कम होगा तो लीज पेमेंट भी कम होगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं 2 फ्लोर यूज़ करी थी, लेकिन मुझे 1 फ्लोर यूज़ नहीं करना है, तो डिक्रीज इन एरिया हो गया, लीज पेमेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या आपकी राइट कम हो रहा है, राइट कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप राइट सेल कर रहे हो एक तरीके से, तो वो आपका गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, मिक्स ऑफ केस ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट प्लस डिक्रीज इन लीज पेमेंट टर्म्स। ठीक है, दोनों का अगर मिक्स हो रहा है कि भाई एरिया में भी बढ़ोतरी हो गई, लीज टर्म भी गिर गया, है ना, तो अगर एरिया में बढ़ोतरी हो गई, लीज टर्म गिर गया, तो आप सी केस अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। हम सबसे पहले एक ही ओर चलते हैं कि एक ही ओर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम लोग केस ए में क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर आर यू एसेट्स की रिकॉर्ड लायबिलिटी देखेंगे, आर यू एसेट्स की कॉस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे मोडिफिकेशन डेट पर। ठीक है, जब एरिया में बढ़ोतरी हो रही है आपकी,
या फिर लीज टर्म में बढ़ोतरी हो रही है, उस केस की बात चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे आरयू एसेट्स का, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे लीज लायबिलिटी का। ठीक है, मोडिफिकेशन डेट पर मान लो 3 साल बाद मोडिफाई हो रहा है, 3 साल बाद मैंने कहा कि एरिया बढ़ा दो, तो 3 साल 3 साल बाद की जो कैरिंग वैल्यू है वो क्या होती है आरयू एसेट्स की, वो मॉडेशन टेबल से दिख जाएगी, लीज लायबिलिटी की मॉडेशन टेबल से दिख जाएगी। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, रिवाइज लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे मोडिफिकेशन डेट पर, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ मोडिफिकेशन, तो डिस्काउंटिंग रेट दी होगी। आप क्या करोगे भाई, अब कितना लीज का पेमेंट जाना है मेरा, अब तो बढ़ गया ना, तो उसका पीवी निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अब वो भी कौन सी रेट यूज़ करके, मोडिफिकेशन रेट, जो डेट पे मोडिफिकेशन डिस्काउंटिंग रेट है मोडिफिकेशन डेट पे, वो निकालोगे तो रिवाइज लीज लायबिलिटी आ जाएगी। तो रिवाइज लीज लायबिलिटी निकाल लोगे, और कैरिंग वैल्यू तो आपको लीज की दी हुई है ये वाली कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, रिवाइज लीज लायबिलिटी माइनस पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी, जो भी कैरिंग वैल्यू है, तो जो भी डिफरेंस आएगा आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे आर यू एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी के नाम से। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लीज इन सितंबर एंड स्टेप 4 विल बी एडजस्टेड इन लीज लायबिलिटी एंड आर यू एसेट्स। ठीक है, तो ऐसे होगा केस ए। ठीक है, जब हम सेल नहीं कर रहे अपने राइट का, एरिया में बढ़ाई कर रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं एरिया, या फिर अपने इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन पेमेंट होगा ही डेफिनेटली, ये लीज टर्म में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लीज पेमेंट है 1000, ये 5 साल तक लीज पेमेंट जा रहा है, इसका पीवी निकाल लिया है, तो हमारी लीज लायबिलिटी 5197 हो गई। ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर लीज मॉडिफाइड टू इंक्रीज लीज टर्म बाय 1 मोर ईयर, और ठीक है, और 6th ईयर लीज पेमेंट जो होगा 1000 रुपये को, डिस्काउंट में मोटिवेशन 11% है। ठीक है, अब 3rd ईयर की बात है, ये तो थर्ड ईयर में वैल्यू कितनी है, 751। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, क्या हुआ है ना, कैरिंग वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 5197। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है इस पर 520, 5197 में 520 चले गए, तो बैलेंस कितना रह गया, और एक्चुअल पेमेंट हम दे कितना जा रहे हैं, 1000 रुपये लीज पेमेंट दिए जा रहे हैं, है ना, 1000 रुपये नहीं, अलग अलग है, 1000, 1500, 1000 रुपये, तो इतना आ गया, फिर इसको किया तो इतना आ गया, और इसको हमने ऐसे ही किया तो इतना आ गया 3058, ये आ गई आपकी कैरिंग वैल्यू। ठीक है, जब हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई, तो रिवाइज लीज लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी हमारी बुक्स में, निकालेंगे ना, ये 1000, 2000, 1500 और 11% पे निकालेंगे, है ना। हाँ, सॉरी, 3rd ईयर वाला तो हो गया था ना, हाँ, 2000, 1500 और 1000, ये निकालेंगे, ऐसे 11% पे इसने निकाल लिया है। ठीक है, तो हम 11% पे ऐसे ही निकाल लिया, पीवी निकल गया 3751। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा था 3058, तो 3751 माइनस 3058, ठीक है, कितना हो गया गाइस यहाँ से, एक मिनट, देख लीजिए गाइस कितना हो गया, एक मिनट, ये 8 है ना, ठीक है, तो 30 में से निकालेंगे तो 693 आ जाएगा। ठीक है गाइस, 693 आ गया, तो हम 693 से अपनी आर लीज लाइब्रेरी दोनों को बढ़ा देंगे। ठीक है, स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस बी आ गया। अब केस बी का क्या था गाइस, केस बी का क्लियरली ये था कि केस बी में हम लोगों को बोला गया था कि भाई अगर डिक्रीज इन टर्म है, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने राइट को बेच रहे हैं, तो लीज टर्म घटाएंगे, एरिया घटा देंगे। तो इस केस में क्या होगा, स्टेप चारों स्टेप सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ आरयू एसेट्स, कमेंसमेंट डेट पर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट्स, मॉडिफिकेशन डेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट्स, मॉडिफिकेशन डेट। ठीक है, 4 स्टेप सेम है। अब यहाँ पे गेन और कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, गेन और लॉस आएगा ड्यू टू डिक्रीज इन लीज टर्म और एरिया। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एरिया, अगर एरिया में डिक्रीज है तो क्या करेंगे, अगर लीज टर्म में डिक्रीज है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर एरिया में डिक्रीज है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा आरयू एसेट्स के बैलेंस में, डेफिनेटली होगा, लीज लायबिलिटी में भी कम हो जाएगा। तो जब आरयू एसेट में कितना रिड्यूस होगा, तो जो भी हमारी मोडिफिकेशन डेट पे आरयू एसेट निकले डिवाइडेड बाय जो भी आपका क्या है, एरिया है, ओरिजिनल एरिया है, मल्टीप्लाई डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, वो आ जाएगा, उतना ही आपका रिडक्शन होगा। ऐसी लीज लायबिलिटी में कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो हमने स्टेप 3 में आपका लीज लायबिलिटी निकाली थी क्लोजिंग बैलेंस की मोडिफिकेशन डेट पे, वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा गाइस, जो भी आपका ओरिजिनल टर्म था, सॉरी ओरिजिनल एरिया था,
मल्टीप्लाई डिक्रीज इन एरिया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना रिडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरयू एसेट को क्रेडिट कर देंगे और लीज लाइबिलिटी को भी डेबिट कर देंगे। ऐसे करके हम कम कर देंगे डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और जो भी बचेगा डिफरेंस वो गेन और लॉस में चला जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया। लेकिन लीज टर्म में ना, लीज लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में थोड़ा ट्विस्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आरयू एसेट्स तो वही करेंगे हम लीज टर्म में। ओरिजिनल लीज टर्म कितने, सॉरी रिमेनिंग लीज टर्म कितने थे और डिक्रीज कितना हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस आरयू मोडिफिकेशन डेट पर हमारा। ठीक है, और आपके ओरिजिनल टर्म्स कितने थे, ओरिजिनल जो भी आपका रिमेनिंग लीज टर्म्स थे, क्योंकि रिमेनिंग लीज टर्म पे तो क्लोजिंग बैलेंस है भाई, है ना। तो रिमेनिंग पे है आपका, रिमेनिंग टर्म पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना। तो डिक्रीज इन लीज टर्म आप कर दोगे। बाकी इस केस में क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा माइनस पीवी ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, जो भी आप समझो ओरिजिनल लीज पेमेंट अगर ये स्टार्टिंग से ही होता तो फिर पीवी कितना आता। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से ही होता तो पीवी कितना आता है ना, सॉरी तो वैल्यू कितनी आती, तो पीवी ऑफ ओरिजिनल लीज पेमेंट इन रिमेनिंग रिवाइज लीज टर्म्स यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, जो भी ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट है आप वो ले लोगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो गेन और लॉस में चला जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन टर्म्स। ठीक है, ओरिजिनल लीज पेमेंट इन रिमेनिंग रिवाइज, मान लीजिए कि आप 10 साल थी, सॉरी 8 साल थी, 8 साल से 5 साल कर दी, है ना। तो अब रिवाइज लीज टर्म कितने रह गए, 8 साल से 5 साल रह गए, है ना। तो 5 साल में आपका ओरिजिनल लीज पेमेंट का क्या होता विद ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री भी बताई हुई है कि लीज लायबिलिटी डेबिट, लॉस रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरयू एसेट्स टू गेन और रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो ये है, क्योंकि कम कर रहे हैं ना तो ये तो होगा ही। ठीक है, कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट मॉडिफिकेशन डेट आफ्टर अबव रिडक्शन बैलेंस एज पर स्टेप 3 रिडक्शन एज पर। ठीक है, क्लोजिंग आरयू एसेट्स का निकालेंगे हम लोग आफ्टर अबव रिडक्शन। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी और मॉडिफिकेशन आफ्टर अबव रिडक्शन। ठीक है, दोनों में से कम कर देंगे। ठीक है, और जनरल एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री तो पास ही हो गई है, दोनों से कम कर देंगे। कैलकुलेट रिवाइज लीज लायबिलिटी और मॉडिफिकेशन यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ मॉडिफिकेशन डेट, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी स्टेप 8 एंड स्टेप 7 विल बी एडजस्टेड इन लीज लायबिलिटी एंड आरयू एसेट्स। ठीक है, तो ये है केस सी। केस सी में क्या है गाइस, स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू अकाउंटिंग फॉर केस बी। ठीक है, केस बी की जैसे ही अकाउंटिंग करेंगे, मतलब 9 स्टेप है, 9 स्टेप पूरे फॉलो करेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन इग्नोर केस ए मॉडिफिकेशन, था ही नहीं, ऐसा सोच लो था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि केस हमारा क्या है, ये वाला चौथा वाला गाइस, एक मिनट, मिक्स ऑफ केस इन बी, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है प्लस टर्म्स में कम हो रही है लेकिन एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन टर्म कम हो रहे हैं। मैंने कह दिया भाई कि मुझे 10 साल के लिए चाहिए, मुझे 8 साल के लिए चाहिए, लेकिन 8 साल में भी चाहिए तो आप मुझे एक फ्लोर बढ़ा के दो, दोनों का केस हो गया। ठीक है, अब ये इंक्रीज इन एरिया वाला है। ठीक है, तो कायदे से अप्लाई केस ए होना चाहिए इसके लिए, और डिक्रीज इन लीज टर्म वाला है तो इसके लिए अप्लाई ए बी होना चाहिए। तो बी पहले अप्लाई कर देंगे हम, उसके बाद हम ये वाला अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो डू अकाउंटिंग फॉर केस बी, टाइप मॉडिफिकेशन इग्नोर केस ए, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट्स लीज लायबिलिटी आफ्टर केस बी मॉडिफिकेशन। ठीक है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी और मॉडिफिकेशन यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ मॉडिफिकेशन डेट। ठीक है, रिवाइज लीज लायबिलिटी, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी स्टेप 4 विल बी एडजस्टिंग लीज लायबिलिटी एंड आरयू एसेट्स। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग फॉर रीमेजरमेंट इन द बुक्स ऑफ लेच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।